that the changing environment may create some physical and chemical changes in somatoplasm of the organism if it is inherited. If it is inherited, or what will happen, that it may affect their germplasm. Obviously, the that will be inherited, that character will be inherited, that trait will be inherited, which are present in the germplasm. So the changing in environment may create some physical and chemical changes in the somatoplasm of the organism, which may affect their germplasm. According to this theory, we know that an acquired characters can inherit, and for this there are many experiments to support this, but they are not convincing and satisfactory. They are not convincing and satisfactory. So according to neo-Lamarckism, what was happening? Hello. According to neo-Lamarckism, what was happening? What does this theory says? Due to change in external environment, there can be a change in there can be a change physically as well as chemically. बॉडी के इंटरनल कुछ केमिकल में मतलब चेंज आएंगे, और उसका जिनकी वजह से फिजिकली भी चेंज आएगा. क्लियर? can pass to other generations and means in the somatoplasm. somatoplasm क्या हुआ है? अदर देन germplasm क्या होता है? मतलब सोमेटिक सेल को क्या बोलते हैं? सोमेटोप्लाज्म बोलते हैं. क्लियर है क्या? which will affect their germplasm. Yes or no? And these such acquired character that can inherit, and for this there are many experiment has been done so that it किसी हम सामने वाले को कन्विंस कर सकें और सामने वालों को सेटिस्फाई कर सकें. आप कितना भी थ्योरी दे दो, if you are not satisfying any other theory, then it does not mean anything. Clear? Then we have learned about Darwinism और theory of natural selection. इसने एक जर्नी किया था कहाँ पर? साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और गैलापागोस आइलैंड. चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन. और एक ट्रेवल किया था कौन सा शिप से? HMS बीगल शिप से. क्लियर? इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे. देन एट द सेम टाइम वी हैव अनदर साइंटिस्ट नेम्ड अल्फ्रेड वेलेस, जो कि एक नेचुरलिस्ट है जो अपने अपने एनवायरनमेंट में काम करता रहता है. ही इज वर्किंग इन द मेले आर्कीपेलागो. इज वर्किंग इन, आई थिंक हम लोग यहाँ तक लिखा था कि डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू बुक्स नेम प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन व्हिच वाज रिटन बाय माल्थस एंड प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी written by Charles Lyell. Yes. At the same time, we have another scientist, that is Alfred Wallace. क्या नाम है उसका? Alfred Wallace, who is a naturalist, worked in Malay Archipelago Island. Malay आर्कीपेलागो. और ये क्या है? बिल्कुल वैसे ही जैसे मेंडल बोल रहा हूँ, जो डार्विन ने जैसे आपने कहाँ पे काम किया था, वो अलग अलग गैलापागोस आइलैंड में ना, कुछ ये भी उस टाइप ऑफ आइलैंड था. उसका नाम क्या था? मेले आर्कीपेलागो आइलैंड. ही ऑल्सो गॉट सम सिमिलर कंक्लूजन दैट एट द सेम टाइम जो भी कंक्लूजन उनके पास निकला था in the form of chart he sent to Darwin, क्योंकि उस टाइम डार्विन बहुत फेमस. हेलो सर. हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, मेरा वो नेट स्टेबल नहीं था सर, सॉरी. तो मैंने क्या बोला? अल्फ्रेड वेलेस ने जो एट द सेम टाइम जो अलग जगह में काम कर रहा था, तो जो उनको सिमिलर कंक्लूजन मिला था, he sent this Darwin, since Darwin was famous at the time. So for this and in the form of chart he sent to the Darwin, and Darwin ने क्या किया, उसको अपने बुक में जब उसको पब्लिश करना था, उसमें सारा का सारा थ्योरी डार्विन ने अपने बुक में दे दिया. क्लियर है क्या? एंड द बुक का नाम क्या था उनके पास? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1859 पे. क्लियर क्या? क्या मेरी बात समझ में आई? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या?
origin of species, हाँ सर आ रही है आवाज। origin of species by means of natural selection. सर ये नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? एनीवन? नहीं आता कोई बात नहीं, हम सारी चीज एक्सप्लेन करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन, जैसे हम लोग आपके नीट का सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं ना, and regularly I'm saying that if you have certain types of characteristics, certain types of criteria, कि आप इस तरीके से मेहनत करोगे, इस टेस्ट में इतने नंबर लाओगे, देन फाइनली एक चांस रहेगा कि आप वहां जाके मेन एग्जाम में अच्छा कर सको। इनिशियली आप कुछ नहीं करोगे तो वहां पर भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो हम प्रैक्टिस करते हैं ना। तो सिमिलरली क्या होता है कि वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो नेचर को सूट करे, नेचुरल एनवायरनमेंट को सूट करे, that will select if you exhibit this kind of character, that nature will select you. It means this is non-natural selection. आप समझ में आ रही है? by means of natural selection. और ये बुक किसने लिखा था? हेलो, डार्विन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। एक बच्चे की आवाज आ रही है, दो बच्चे की आवाज आ रही है, सबकी आ रही है? हाँ सर आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ये सारा पॉइंट जैसे बता रहा हूँ एज इट इज दिमाग में रखना है, समझ में ना है तो पूछ लेना दोबारा, ठीक है ना। अगला बात करते हैं कि जो डार्विन ने अपना थ्योरी दिया था वो किस किस बेसिस पे दिया था, क्या उनका कंसेप्ट था, तो हम लोग थोड़ा उसको देखते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, सवाल यह पूछता है कि जो जिस शिप से गया था उस शिप का क्या नाम था? क्या नाम था शिप का? हेलो, अगर आप लोगों को खामोश रहना तो अलग बात है, मैं बगैर पूछ के भी बगैर सवाल बीगल था ना सर? पूरा नाम बताओ ना। HMS बीगल। सारे बच्चे बोलो। आर्यन, भूमिका, व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म? मीन्स हाउ, मैंने बोला था कि डार्विन एक बहुत शातिर आदमी था, लेकिन इसलिए इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ था। लेटर टाइम में इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ था। जिसके बारे में इसको इल्म नहीं था, जिसके बारे में इसको कोई नॉलेज नहीं था, ऐसे मामलों में चाहे तो वो शांत रहता था, अदरवाइज बढ़ चढ़ के बोलता था कि उस चीज को दबा दिया जाए। क्लियर है क्या? यस सर। जैसे आजकल में हो रहा है ना, कोई भी अपने आप डिमांड करो, कोई भी अपनी आप बात बोलो, चाहे तो आपको आप पे हमला किया जाएगा ताकि आप चुप हो जाओ, या फिर आपके बातों को सुना ही नहीं जाएगा। इग्नोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही तो है। चाहे तो आप लाठी चार्ज करो या फिर कुछ बोलो ही मत, कान बंद कर लो। तो कुछ डार्विन ने भी ऐसे ही काम किया था। क्या कहते इसने, जिसके बारे में इसको डाउट था कि ये कुछ ऐसा लग रहा है, तो वहां पे वो खामोश रहता था वो, और जो उसको मालूम होता था उसमें बहुत जोर डालता था ये, इसलिए इसको ना सक्सेस मिला था। लेकिन बाद में इसकी भी क्रिटिसिज्म हुई थी, क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं था, बिल्कुल मेंडल की तरह। क्लियर है क्या? हाँ सर। सो इसके फैक्टर्स में वी हैव सम बेसिक क्राइटेरियाज, एंड दोस क्राइटेरियाज, दोस फैक्टर्स आर, दोस कांसेप्ट्स आर, इसके लिए ना दो टर्म इस्तेमाल करते हैं, ब्रांचिंग डिसेंट, and I have sent this branching descent in the group. Do you have seen anyone? हाँ सर, मॉर्निंग में थोड़ा देखा था। कुछ समझ में आया था क्या? कुछ इस तरीके से एक पॉइंट था, इससे अलग अलग हुए, फिर इससे अलग अलग हुआ, फिर ये अलग अलग हुआ, फिर इस तरह से अलग अलग, उस तरह पार्ट हाँ। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग लेवल पे इवॉल्व हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं एक सिंगल कॉमन पॉइंट से निकला था, कोई कॉमन एंसेस्टर था। अरे पहले ऑर्गेनिज्म था ना, उससे पहले क्या हुआ, यूकैरिया प्रोकैरियोट हुआ, देन फिर क्या हुआ, यूकैरियोट हुआ, फिर यूकैरियोट में अलग अलग हुआ, यूनिसेलुलर हुआ, मल्टीसेलुलर हुआ, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, यस और नो। तो इसी को हम लोग क्या यस। बोलते हैं, ब्रांचिंग डिसेंट बोलते हैं।
ब्रांचिंग डिसेंट मतलब हैविंग कॉमन एंसेस्टर। बात समझ में आ रही है? जो आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कैसे कैसे कौन सा ऑर्गेनिज्म बना। पहले आपको प्रोकैरियोटिक मिला, देन फिर आपको यूकैरियोटिक मिला, उसमें पहले आपको फिर यूनिसेलुलर मिला, देन फिर मिला मल्टीसेलुलर, फिर उसमें मिला नॉन फोटोसिंथेटिक, देन फिर फोटोसिंथेटिक, फिर इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिले। एक मैंने आपको और भी फ्लो चार्ट दिखाया था, कहाँ से रेप्टाइल्स बना, कहाँ से बर्ड्स बना, कहाँ से क्या बना। क्लियर है क्या? तो ये सारा का सारा क्या बोलते हैं, एंड शेयरिंग द कॉमन एंसेस्टर, इसको क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग डिसेंट बोलते हैं। एक तो वो डिसेंट होती है जो आप लोग जानते हो कि काफी डिसेंट लग रहे हो, काफी डैशिंग लग रहे हो, वो वाला नहीं ना, ये दूसरा वाला डिसेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड नेचुरल सिलेक्शन, natural selection, these two factors, these two concepts are the two main key concept of Darwin. Yes or no? And the theory of evolution, in this theory of evolution, these two concepts, branching descent and natural selection, are the two key concept of Darwin. Clear? 3 नीट में सवाल पूछा गया है, दोबारा बन सकता है। तो दोनों के दोनों क्या है, दो मेन बोलो या टू की कंसेप्ट बोलो, टू की कंसेप्ट, concepts of Darwinian. Is it clear? And here branching descent means single common ancestor. Single common ancestor. Are you getting my point? Yes, sir. Should I proceed? So 1 minute. सिर्फ आप लोग छाप रहे हैं या कुछ समझ में आ भी रहा है? समझ रहा है सर। हो गया सर। फिर इसमें हम लोग बात करते हैं दैट द नेचुरल सिलेक्शन, जहां पर बात करते हैं, एंड द नेचुरल सिलेक्शन आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, सो वी कैन से कि सिलेक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। मतलब जो कुछ वो सारे के सारे प्रोसेस में जहां पर नेचर आपको आप ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जिस ऑर्गेनिज्म ने वो सारे कैरेक्टर्स अपनाए जो नेचर सूट करता है, जो नेचर को सूट करता है, अगर वो आपने अपना लिया तो उसने उसका प्रोजेनी भी ज्यादा होगा, उनका रिप्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, उनका मेटिंग भी ज्यादा होगा, एंड दैट ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। सो नेचुरल सिलेक्शन आर बेस्ड ऑन natural selection is based on certain observation which are factual. It means based on facts. Is it clear? And natural selection was given by, किसने दिया था ये कंसेप्ट, कौन दिया था बताइए? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। क्लियर है क्या? और ब्रांचिंग डिसेंट के बारे में कौन बोला था? डार्विन नहीं बोला था। डार्विन ने बोला था। क्लियर है क्या? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इनके पास ये तो दो की कंसेप्ट हो गया, इनके अलावा दे है उसने बहुत सारे कंसेप्ट बताए थे। इसमें पहला बात करते हैं हम लोग
सारा का सारा सीक्वेंस पढ़ेंगे। पहला आपके पास है ओवर प्रोडक्शन। पहला बात क्या बात करेंगे? ओवर प्रोडक्शन। सही, ओवर प्रोडक्शन क्या मतलब है? एनीवन? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आपको मालूम चलेगा, नहीं पढ़ा है तो अलग बात है। क्या होती है? हेलो, एनीवन? पता है तो हाँ बोलो, नहीं पता है तो ना बोलो। नहीं पता सर। किसी को नहीं? चलो कोई बात। तो मैंने बोला कि इफ द ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। हर एक ऑर्गेनिज्म के पास, चाहे बैक्टीरिया हो, ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, और ऑर्गेनिज्म मीन्स वी कैन से दे कैन मल्टीप्लाई इन ज्योमेट्रिक रेशियो। जैसा कैसे कैसे पॉपुलेशन बढ़ी थी, पहले कितना कम था, मिलियंस में था, फिर वो बिलियंस में हुआ, अब इतना बिलियन हुआ कि ठिकाना नहीं। तो मतलब ये हुआ कि अगर उसका सारा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाए, अगर उसका सारा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाए जो उसको मीटिंग करने के लिए चाहिए, जो उसको रहने के लिए चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, इफ वी प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स, मतलब कि उसके लिए मैं रिसोर्स अनलिमिटेड कर दूं, तो उनका प्रोडक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यस और नो? हाँ सर। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस enormous number of organism or offspring which in the form of geometric ratio, in the form of geometric ratio। जैसे एक हुआ, अच्छा ज्योमेट्रिक क्या होती है? स्क्वायर वाला फॉर्म क्या? हेलो, एक से दो, दो से चार, चार से 16, 16 से 256, इस तरीके से नंबर बढ़ती रहेगी। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। So in this theory, theoretically the population size will grow exponentially। आपने अलग अलग ग्राफ पढ़ा होगा कि लोग ई और क्या क्या अपने बेस पे पढ़ा होगा ना, ग्राफ वाला। तो यहाँ पर कुछ ये एक्सपोनेंशियली, अगर मान लो ऐसे मैं बात करूं, इधर आपके पास क्या है, इधर आपके पास नंबर है, और इधर आपके पास क्या है? रिसोर्स है। तो कुछ ग्राफ ये इस तरीके से ग्रो करेगा, समझे क्या? कर्व, इसी को तो बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अरे याद है क्या आप लोगों को? हेलो, हाँ सर। अगर हमने रिसोर्स अनलिमिटेड कर दिया इसके लिए, तो इट विल ग्रो enormously and it will have an exponentially graph if every organism reproduce maximally। क्लियर? तो एक पॉइंट आपको ध्यान में दिमाग में क्या रखना है कि all organism have the capability to produce enormous number of offspring or organism। yes or no? in the geometrical form, हाँ in सर। geometric form। clear? Theoretically the population size will grow exponentially। तो ओवर प्रोडक्शन में क्या होगा? पॉपुलेशन साइज will grow exponentially। क्या बोला मैंने? एक्सपोनेंशियली। कंडीशन क्या होना चाहिए? इफ एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली। मीन्स जो इसका ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक होगा तो कैसा होगा? अरे एक्सपोनेंशियल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हेलो, ये आपको एक बेहतरीन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। कहाँ के लिए? आपने देखा होगा बैक्टीरियल प्लेट कल्चर में, देखा है क्या? कितने कम टाइम में कितने लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है। एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, कर्ड के बारे में बताऊं। कर्ड
कर्ड में क्या होती है कि थोड़ा सा हम लोग कुछ नंबर ऑफ बैक्टीरिया डालते हैं, मतलब कुछ ऑब्वियसली उसमें भी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होगा, तो पूरा रात गुजरने के बाद, जनरली ये रात में ही की जाती है या दिन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग रात में सोने से पहले इसको दूध में हल्का दही मिला देते हैं एज इनोकुलम, एंड इन नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब देखते हैं तो पूरा का पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो कितना बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया उस डिश के अंदर होगा, उस कटोरा के अंदर होगा। बात समझ में आ रही है क्या आपको? एग्जाम्पल हम बोलेंगे ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन, ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन। ध्यान दे, एक अच्छा चैप्टर है, ज्यादा टफ है नहीं, 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इससे, और इजी पड़ेगा आपको। क्लियर क्या? जैसे बताया हूं वैसे अगर दिमाग में रखा तो बहुत इजी पड़ेगा, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स भी समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन ये तो मैंने बोला ऐसा अगर किया जाए, लेकिन इन फैक्ट में क्या बोल सकते हैं, बट इन फैक्ट जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड। पॉपुलेशन साइज क्या होता है, इन रियलिटी दे आर लिमिटेड, यस और नो? दैट पॉपुलेशन साइज इज, अरे अनलिमिटेड सबका होता है क्या? नहीं सर। लिमिटेड में तो होती है ना। हाँ। पॉपुलेशन साइज इज इन रियलिटी इज लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्स भी तो लिमिटेड है उसके लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ यस सर। सर। इतना लिख लिया गया? नहीं सर, एक सेकंड। जल्दी करो। डन सर। सबका हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अगला लिखिए। दूसरा कंसेप्ट क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। आप लोगों का भी स्ट्रगल चल रहा है ना नंबर लाने का, अगर आप सीरियसली हो तो, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं बनता। स्ट्रगल फॉर, यहाँ पर एग्जिस्टेंस है, एंड इन केस ऑफ यू व्हाट आई कैन से, टू इंक्रीज द नंबर। कितना कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं आता, कभी आ जाता है फिर वो वापस नीचे चला जाता है। तो एग्जिस्टेंस के लिए क्या है आपके पास, यहाँ पर भी हर एक स्पीशीज को क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? हेलो? हाँ सर। सो एज वी नो नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, सो पॉपुलेशन साइज, अच्छा ऐसा क्यों है, ताकि पॉपुलेशन का साइज एक स्टेबल रहे, या इन अदर और वी कैन से if the resource are limited, then the size of population will be stable except the seasonal fluctuation. What does it mean? कि सीजन आते ही क्या होता है, इनके नंबर थोड़ा सा बढ़ जाती है, अदरवाइज ये हमेशा एक ठीक ठाक एक चेक्ड वे में रहता है क्या? इट मीन्स दैट एट द टाइम कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज होती है सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिमिलर रिसोर्स को यूज करते हैं, जिनका फूड का रिसोर्स है कुछ कॉमन भी हो सकता है, यस और नो? हाँ।
So in the concept of struggle for existence, not all organisms will survive, only certain organisms will survive. ऐसा किसकी वजह से? एट द कॉस्ट ऑफ अदर दैट कुड नॉट फ्लोरिश, जो कोई रह नहीं सका। अरे मान लो पहले किसी पॉपुलेशन में 100 ऑर्गेनिज्म थे, कितने थे? 100 ऑर्गेनिज्म था। एंड व्हाट हैपनिंग इज दैट कि इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस एरिया में डोमिनेंस शो किया। कि मान लो क्या हुआ कि इन ऑर्गेनिज्म में जो इनका फूड का सोर्स था, एक ऑर्गेनिज्म ए है, एक ऑर्गेनिज्म बी है। क्लियर? दोनों का फूड सोर्स मान लो क्या है? फूड चेन, मतलब ग्रास उसका फूड, इसमें फूड रिसोर्स में आता है। तो मान लो कोई बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म है, ये ज्यादा इसको खाएगा, अरे यस और नो? तो अब इसकी वजह से रिसोर्स कम पड़ेगी, या प्रॉब्लम ये होता है कि इनको खाने को भी ना मिले, ये डर से भाग जाए। नो, तो ऐसे क्या होगा कि ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला डोमिनेंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या चलता है? स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर एग्जिस्टेंस चलता रहता है। अब ये जो बी वाला पार्ट नहीं है, पहले बी भी यहाँ पर था ना, मैं बीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बी की बात कर रहा हूँ ना, ध्यान रहेगा। तो जो इसका बचा हुआ, इसके जो हिस्से का जो रिसोर्स था, वो ये भी तो ले लेगा और इसका नंबर काफी बढ़ जाएगा, एंड दिस विल फ्लोरिश। इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें भी आपको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रगल। आपने नाम सुना होगा इंट्रा, इंटर और एनवायरमेंटल, सुना है क्या? सो इन इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल मतलब विद इन द स्पीशीज देयर इज कंपटीशन। जो सर, अरे आप जैसे आप हो, जैसे आर्यन है, जो जितने भी बच्चे हैं, अरे आप सब तो एक ही स्पीशीज से हो ना, तो आपका भी हैबिटेट और सब कुछ तो एक जैसा होगा ना। तो आप भी इन सब चीज के लिए क्या करोगे? हैबिटेट करोगे। जैसे नाउअडेज अभी अमीर और गरीब में जो चल रहा है, अमीर और गरीब में जो चल रहा है, वो भी एक तरीका क्या है? एक स्ट्रगल है कि नहीं है? हेलो, हाँ सर। सर बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है ना, मतलब। मैडम जी, सर्वाइवल फिटेस्ट आने वाला है, अभी आया नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, ये सारा चीज उसके जो डार्विन ने थ्योरी दिया था, उसके कंसेप्ट में आते हैं। क्लियर है क्या? So if competition is among the individual of same species for same needs like food, shelter, breeding, and this is the most minimum type of, मतलब minimum type of क्या है? एक struggle है, ऐसा बहुत कम होता है आपस में। क्लियर है क्या? Next we have inter-specific struggle. Next we have inter-specific struggle. What does it mean? There are different species जो कि क्या करेगा? different species for food, shelter, and this is the most potent force of organic evolution, जो फोर्स करके आप अपना फूड हैबिट ही चेंज कर लो। बात समझ में? मान लो कि अब यहाँ मैं सेकंड केस ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे कौन है? कोई सी मान लो, इसमें डी मान लो। क्लियर है क्या? अब फूड का सोर्स तो लिमिटेड है, अब ए वाला ज्यादा खाना चाहेगा, आपको इसको मजबूरन ही अलग फूड हैबिट अपनाना पड़ेगा जो ये पहले यूज नहीं किया करता है। बात समझ में आई क्या? अरे कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना, सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। सो दे हैव टू चेंज देयर फूड हैबिट, और इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? इसीलिए स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए जो मोस्ट पोटेंट फोर्स है, किसके लिए? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए। तो वो यही है, कौन सा? इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है? हेलो? हाँ सर। हाँ, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में पहला पॉइंट लिखिए आप लोग। एज वी नो नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड,
सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, नहीं मालूम था अभी मालूम चल गया। क्लियर? एज वी नो नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड and population are stable. In size except seasonal for seasonal fluctuation. बात समझ में आ रही क्या? उस टाइम रिसोर्स की यूज ज्यादा बढ़ जाती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। क्लियर है क्या? Means that there will be a competition for resource. Yes or no? अरे बोलो ना। There is competition for resource. जो ज्यादा यूज करेगा वो ज्यादा सरवाइव करेगा, जो नहीं कर पाएगा वो कम सरवाइव करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सर। हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं? यस सर, बोलो सर। यस सर। सो इन दिस कंपटीशन, जैसे आप लोगों का भी अलग अलग कंपटीशन होता है। जो मैं मान लो कहीं मतलब जैसे अभी ओलंपिक वाला चल रहा है, वो भी एक तरह का क्या कंपटीशन है ना। तो उस कंपटीशन क्या सबको ही सर्वाइव करते हैं? मतलब सबको मेडल मिल जाता है क्या? सबको अवार्ड मिल जाता है क्या? नहीं। कुछ ही को मिलता है ना। किसी को गोल्ड मिलता है, किसी को ब्रोंज मिलता है। यस और नो? उसी तरीके से in this kind of competition for resource, only few will survive. Yes or no? Only some will survive and grow का नेक्स्ट फॉर्म है grew at the cost of other. क्या मतलब हुआ? जो दूसरा वाला था, जो हट गया, जो एलिमिनेट हो गया, अब उसका भी तो हिस्से का बचा हुआ सोर्सेस होगा कि नहीं होगा? उसके हिस्से का खाना पीना होगा कि नहीं होगा? उसका साथ मिलके ये भी यूज कर लेता है और ये फ्लोरिश का मतलब इससे डोमिनेंस हो जाता है। क्लियर है क्या? ग्रू एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट कुड नॉट फ्लोरिश, जो रह नहीं सका, उनका जो फूड सोर्स वगैरह था, अब ये वाला भी, जो ए वाला पूरा का पूरा यूज कर लेगा। दैट विल बी दैट कुड नॉट फ्लोरिश। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बोलते। क्लियर? स्ट्रगल फॉर Existence. एनी प्रॉब्लम? हो गया सर। आगे बढ़ो क्या? यस सर। हाँ। ये जो आपका स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये फर्दर अलग अलग टाइप का है। पहला मैंने क्या बोला? इंट्रा स्पेसिफिक होगा। यस और नो? क्या मतलब? इंट्रा का मतलब होता है विद इन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ इंट्रा सर। स्पेसिफिक स्ट्रगल। इन दिस टाइप में क्या होगा बताइए, कौन बताएगा मुझे?
कंपटीशन विल हैपन within the species. within themselves. किसके लिए होगा? मेरे लिए, आप लोगों के लिए बताइए। Resources के लिए. फूड रिसोर्स, शेल्टर और ब्रीडिंग के लिए भी। क्लियर है क्या? ये कहेगा नहीं मैं फीमेल के साथ ब्रीड करूंगा, ये फला फीमेल कहेगा नहीं मैं इसी मेल के साथ ब्रीड करूंगा। क्लियर है क्या? इस तरीके से इनमें चलती रहती है कंपटीशन अमंग द इंडिविजुअल्स। of same species for same needs like, अरे रोटरी, कपड़ा और मकान, याद है क्या आप लोगों को? हेलो, रोटी, कपड़ा और मकान में यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्रीडिंग आ जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रही है? हाँ सर. पक्का? हाँ. अगला लिखिए बी पार्ट में, इनर इंटर स्पेसिफिक। क्या मतलब? इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, व्हाट डज इट मीन? मतलब खुद में चेंजेस करते हैं. क्या कर रहे हो? Struggle between organisms of different species. अरे इंटर का मतलब तो अलग अलग होता है ना। हाँ. आपने पढ़ा होगा ना, इंटर सेलुलर स्पेस, इंट्रा सेलुलर स्पेस, जैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ सर. ये तो कॉमन टर्म है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इंटर का मतलब होता है विद इन, अपने अंदर। इंटर का मतलब दो के बीच। बात समझ में आ रही है? सो इन इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल में व्हाट विल हैपन हियर, दैट as we know struggle among different species, among individuals of different species। मैं सारा पूरा कंप्लीट पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाओगे ना। स्ट्रगल among different species, yes or no? किसके लिए? वो सेम चीज। सिर्फ यहाँ पे कौन नहीं आएगा? अरे ब्रीडिंग तो नहीं आएगी, क्योंकि आपस में ब्रीडिंग थोड़ा Breeding करते है. हैं। हाँ हाँ, सर. ब्रीडिंग नहीं आएगा। फॉर फूड हो गया, शेल्टर हो गया। क्लियर? जैसे आपने वो देखा होगा कि एक होता है ना, क्या बोलते हैं, एक होता है कोयल, एक होता है कौवा। दोनों में जो आई थिंक कोयल ऐसा होता है, कोयल है कौवा, दो आई थिंक शायद कौवा ऐसा होता है कि वो अपना घर बनाता है, अपना शेल्टर बनाता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन दोनों में से कोई एक क्या करता है, इसको, उनके बने हुए घोंसले को हमला कर लेता कौवा है। नहीं बनाता. अच्छा, कौवा नहीं, कंफर्म है आप? हाँ, तो फिर कोयल बनाता है। तो अपना वो घर बनाएगा, अपना शेल्टर बनाएगा, अपने बच्चे का अंडा देगा, और उससे बच्चा होगा, वो क्या करेगा, कौवा क्या क्या करेगा, उसके अंडे को फेंक देगा और अपना अंडा वहां पर लेकर देगा, जहां, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका। कौवा बनाता है। देखो आपस में तुम लोग बात कर लो, कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है। एक कह रही कौवा नहीं बनाता, एक कह रही कौवा बनाता है। चलो कोई नहीं, बनाता है। एक ए हो गया, एक बी हो गया। जो अपना शेल्टर बनाएगा, जो अपना शेल्टर नहीं बनाएगा। अब ये क्या करेगा, इसके घोंसले पर, इसके नेस्ट पे क्या करेगा, जाएगा ब्रीडिंग के टाइम, अपने अंडे को रख देगा और उसके अंडे को बाहर फेंक देगा, और जिनकी वजह से क्या होगा, ये वाला रह जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करना है, उसको नया घोंसला बनाना पड़ेगा, नया कुछ मेथड अपना अप्लाई करना पड़ेगा। यही होता है क्या, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में इंटर स्पेसिफिक। अरे कोयल अलग है ना, कौवा अलग है, दोनों अलग अलग स्पीशीज है कि नहीं है। उस तरीके से फूड के लिए भी होता है। अब मान लो कोई कहीं किसी किसी इन्वायरमेंट में कोई फूड रिसोर्स है,
वहां पर अलग अलग आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, अलग अलग स्पीशीज मिलेगा, जहां पर क्या होगा कि वो भी सेम फूड रिसोर्स यूज करता है, सामने वाला भी सेम यूज करता है, लेकिन क्या वो उन सामने वाले की डोमिनेंस होने की वजह से आई मीन उनको चाहे तो खत्म हो जाएगी, या तो फिर उसको दूसरा मोड ऑफ फूड हैबिटेट अपनाना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। यही हम लोग बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन में, यही होता है क्या, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस फॉर रिसोर्स, फूड रिसोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, समझा सर। कोई दिक्कत तो नहीं हाँ है? सर। एंड इसलिए इसके एक पॉइंट लेके लिख लीजिएगा, द मोस्ट पोटेंट फूड, दिस इज द मोस्ट पोटेंट, मतलब इंपॉर्टेंट या वीकेंड से जो फोर्सफुली जो उसको ऐसा करने पे मजबूर कर देगा, मोस्ट पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, हेलो, क्लियर है सर? हाँ सर। लिखा क्या? नहीं एक सर। मिनट। जल्दी कर। सबका हो गया? हाँ सर। तीसरा पॉइंट, तीसरा इसमें लिखिए, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में क्या होगा, एनवायरमेंटल स्ट्रगल। इसके बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा। सर क्या मालूम है, कौन बताएगा, बताइए, एनवायरमेंटल स्ट्रगल क्या होता है? एनवायरमेंटल स्ट्रगल क्या होता है? सर मतलब खुद को एनवायरनमेंट के चेंजेस से अडेप्ट करना। ये मजबूर करेगा ऑर्गेनिज्म को एक अलग अलग एडेप्टेशन के लिए, और एग्जिस्ट कर, जो सरवाइव कर पाएगा वही रहेगा, उसी का प्रोजनी आएगा, जो नहीं रहेगा उसका नहीं हो पाएगा। क्लियर? जैसे अरे इन्वायरमेंट है, इसमें बहुत ज्यादा ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, हीट है, कोल्ड है, विंड है, रेन है, ड्राउट है, फ्लड है, तो ये सारा चीज है। ये सारी चीज है जो एक ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट में स्ट्रगल करने के लिए बोलता है। क्लियर क्या? और इसी यही इसको सरवाइव करवाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? मतलब ये हुआ कि द स्ट्रगल बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनिज्म, इसी को क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रगल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? एंड ऑल ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल विथ कोल्ड, हीट, विंड, विंड, रेन, ड्राउट, फ्लड। खास तौर से आपने फ्लड तो देखा ही होगा आप लोगों ने। अभी रिसेंटली आपके कुछ कौन से एरिया में था जो पूरा का पूरा घर डूब गया था? अभी कहाँ कहीं हुआ था ना, मुंबई में आपका। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले बिहार में आया था। तो ये सारा का सारा ये लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, फिर घर उसका उजड़ता है, फिर घर बनाते हैं, फिर उजड़ता है, फिर घर बनाते हैं, कितनों की डेथ हो जाती है। जैसे कि दिस इज द स्ट्रगल। तो इसमें क्या बात करेंगे हम लोग, स्ट्रगल बिटवीन, हेलो, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स
and their environment. And their environment. Are you getting my point? And all organisms struggle with cold, yes or no, heat, wind, rain, drought, फ्लड। ये सारे कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जो कि उसको स्ट्रगल करवाता है और फाइनली उसको सरवाइव भी करवाता है। क्लियर है क्या? हेलो। हाँ सर। अब तीसरा फैक्टर लिखिए, दैट इज वेरिएशन एंड हेरिडिटी। क्या लिखिए? सीक्वेंस समझ में आ रहा है क्या आपको? वेरिएशन एंड हेरिडिटी। सर क्या मतलब है इसका? मैंने क्या बोला? ये कुछ बेसिक फैक्ट्स, बेसिक कंसेप्ट है जो डार्विन ने अपने को एक्सप्लेन करने के लिए, अपना थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए उसने यूज किया था। ये था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनिज्म। यस और नो? हेलो। यस सर। क्या मतलब है इसको बताइए? कुछ आता पता है इसके बारे में तो जल्दी बोलो ताकि अपने आगे बढ़ सके। टाइम खत्म हो रहा है। नहीं मालूम? सर आप ही बता दीजिए। अच्छा मैं बताऊं? वो तो मैं मुझे बताना ही है, थोड़ा आपसे जानना जरूरी है आप लोगों से। जेनेटिक डिफरेंस या म्यूटेशन। और चलिए ठीक है, कुछ अच्छा बोले और बोलिए। बेसिकली जैसे हम लोग जानते हैं, एज वी नो, ऑल द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो आप अपने भाई बहन के बीच में क्यों ना हो, मदर फादर के बीच में क्यों ना हो, नो टू स्पेसीज आर, नो टू ऑर्गेनिज्म्स आर, नो टू इंडिविजुअल्स आर alike, they are different. Are you agree with my point? हाँ सर। हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे आप भाई बहन क्यों 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 ना हो, सिर्फ जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होती है ना, वो एग्जैक्ट होते हैं। क्या समझ में आ रही है क्या? जो कि एक ही जाइगोट से बने। बात समझ में आ रही है क्या? जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होगा वो अलग अलग होगा, ध्यान रहे। दो जो डाइजाइगोटिक, अच्छा मोनोजाइगोट में से भी जो फर्टिलाइजेशन से हुआ था और एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज है, तो जो एग जो उससे जो डिवाइड होगा, उससे जो बनेगा, दैट इज द मोनोजाइगोट ट्विन। और उसमें क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, सब कुछ एक जैसा होगा। क्लियर? जैसे आपने बहुत सारे इस पे मूवी भी बनी है, जुड़वा वगैरह, आपने देखा होगा, उसमें कुछ हरकत होती है तो इसका इफेक्ट पड़ता है। देखा है क्या आप लोगों ने? तो सेम चीज कुछ यहाँ पर होती है। सब वो यहाँ सच पर होता है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं, कुछ हो सकता हो पॉसिबल, लेकिन इनफैक्ट इससे कुछ ताल्लुकात नहीं है। तो यहाँ पर वेरिएशन हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक इवन दो दे लुक सुपरफिशियली, बिल्कुल कट पेस्ट कॉपी लग रहा हो। मतलब जैसे ना हम शक्ल बोलते हैं, हर कुछ एक जैसा है, लेकिन इनफैक्ट दे आर डिफरेंट। इसलिए बोलते हैं ना कि देयर इज नो टू ऑर्गेनिज्म, चाहे वो आपस में कजन्स क्यों ना, आपस में सिबलिंग्स क्यों ना हो, दे आर नॉट एलाइक, एक जैसे नहीं होते। बात समझ में आ रही क्या? सो पॉपुलेशन में जो होती है, ये जो कुछ ना कुछ वेरिएशन होती रहती है कैरेक्टरिस्टिक में, एंड दोज कैरेक्टर्स विच एनेबल द स्पीशीज टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन लाइक क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर्स, these are known as adaptive or useful variation। जो इसको एग्जिस्ट करने में हेल्प नहीं करता, जो कि एडेप्ट नहीं किया जा सकता, दे कैन बी हार्मफुल वेरिएशन। यस और नो? तो इसमें आपको क्या बात करना है वेरिएशन हेरिडिटी में, कि हम लोग उस कैरेक्टरिस्टिक को लेंगे जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है।
क्लियर? इसमें हम लोग पहला फैक्टर क्या बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स which enable some species, or we can say some individual, to survive better in natural condition, जैसे कि हेलो क्लाइमेट, फूड, देयर कैन बी सम फिजिकल फैक्टर्स, विंड, फ्लड, ये सब सारा चीज फिजिकल फैक्टर्स। क्लियर? These are called adaptive, which can be adopt or useful variation। अरे जो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए हेल्प करेगा उसको तो बोलेंगे ना यूजफुल वेरिएशन। हेलो, हाँ सर। कोई दिक्कत है क्या? वेरिएशन। क्लियर? यहां तक लिखा आप लोगों ने? ओके सर। हाँ सर। एंड जो अदर जो इसको हेल्प नहीं करेगा, अदर which will not help to survive better in the environment, that will be called as non-adaptive, or we can say harmful variation। Is it clear? बात समझ में आ रही क्या? ये जो हम लोग बात करते हैं वेरिएशन के बारे में ना, इसमें डार्विन बहुत शातिर था। उसने क्या किया, द नोवेल्टी एंड ब्रिलियंट ऑफ डार्विन वाज दैट, इसने क्या क्या वेरिएशन को लाया जो कि हेरिटेबल है, एंड विच मेक द रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू, जो कि उस हैबिटेट में बेटर एडेप्टेड हो चुका, will enable only those to reproduce and leave more progeny। जिनके पास प्रोजेनी ज्यादा होगा वो ज्यादा सरवाइव करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? हेलो, तो ये उसने वेरिएशन को ला करके अपना कंसेप्ट में एक ठप्पा लगाया, स्टंप लगाया कि नहीं जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है और वही हकीकत है। बात समझ में आ रही है आपको? हेलो, यस सर। हाँ, एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिए। इसलिए तो इतना कामयाब हुआ था ये। मैं बार बार क्यों बोल रहा इसके बारे में कि बहुत दिमाग से काम किया था वो। नोवेल्टी एंड ब्रिलियंट ऑफ इनसाइट ऑफ डार्विन वाज, उसने किसके बारे में कहा था? वेरिएशन को उसने इस कंसेप्ट में ले आया। क्लियर है क्या? वेरिएशन विच आर हेरिटेबल, and
which makes the resource utilization better for few, और few कौन? which are adapted to habitat better. बात समझ में आ रही क्या? and will enable only those to reproduce. Yes or no? and live more progeny. यहां तक सबको समझ में आया क्या?